आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि सॉइल इरोजन क्या है और सॉइल इरोजन यदि कुछ है तो उसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें दो टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपका सॉइल इरोजन और दूसरा है सॉइल कंजर्वेशन। तो ये इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सॉइल इरोजन के बारे में, क्या होता है। देखिए सॉइल इरोजन का डेफिनेशन क्या है। देखिए, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस in which the top soil of a field is carried away by physical sources like wind and water। मतलब सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है। सॉइल इरोजन का सिंपल सा मतलब होता है कि लैंड के ऊपर, मतलब कि जो हमारा सरफेस दिख रहा है, जो जमीन दिख रहा है, उसके ऊपर का मिट्टी यदि एक जगह से उठ के दूसरे जगह चला जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। चाहे वो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह हवा के थ्रू जाए बह के, या फिर पानी के थ्रू बह के चल जाए। बात समझ में आ रही है। तो सिंपली यदि हम लोगों को एक लाइन में सॉइल इरोजन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। जब हमारा सरफेस के ऊपर वाला मिट्टी या फिर बालू जो भी है सरफेस के ऊपर, वो यदि एक जगह से उठ के दूसरे जगह चला जा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे सॉइल इरोजन। और ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ये कोई आदमी नहीं करता है, ये अपने आप होता है। चाहे वो हवा उड़ा के लेके जाए या फिर वो पानी बहा के लेके जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप यही डेफिनेशन लिखें, नहीं, आपके मन में जो अच्छा सा डेफिनेशन बन सके उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और सॉइल इरोजन नेचुरल प्रोसेस तो है ही, वो नेचर तो करता है, लेकिन कभी कभी ना हम लोग ह्यूमन बींग्स भी सॉइल इरोजन कर देते हैं, यानी कि लैंड के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कभी कभी खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं भाई। सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को जब आप लोग काटते हैं तो आप मिट्टी भी उखाड़ देते हैं पूरी तरीके से। यानी कि मान लीजिए आपको जंगल उखाड़ना हो पूरे तरीके से, यानी कि एक पेड़ को उखाड़ना हो तो आप पेड़ तो उखाड़ ही रहे होते हैं, साथ ही साथ आपका मिट्टी भी उखड़ रहा होता है, तो उस वजह से भी आपका सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप एक जगह पर अपने गाय बैल भैंस बकरी सबको चला रहे हैं तो वहाँ का मिट्टी भी उखड़ जाता है, फिर वहाँ पे धूल उड़ने लगता है ना। इस वजह से भी आपका मिट्टी खराब होता है। कंस्ट्रक्शन से भी खराब होता है। कंस्ट्रक्शन से भी क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन होता है ना, ऊपर का मिट्टी खराब हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उठ के पूरी तरीके से चल जाता है। और माइनिंग एक्टिविटी, यानी कि माइनिंग से भी हमारा ये सब चीज़ होता है। तो यदि आप आपसे पूछे कि सॉइल इरोजन नेचर तो करता ही करता है, लेकिन ह्यूमन किस प्रकार से करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन करके, ओवरग्रेजिंग करके, कंस्ट्रक्शन करके, माइनिंग करके, इन सब वजह से भी हमारा सॉइल इरोजन हो जाता है, जो कि ह्यूमन बींग्स करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गलीज क्या होता है। गलीज का मतलब आपको मालूम चला ना, गली हमारा कैसा होता है, कोई गली सीधा होता है, कोई गली तिरछा उर्छा होता है। अब गली का मतलब वही होता है बेसिकली, इसमें भी वही है। द रनिंग वाटर मेक्स डीप चैनल्स इन द सॉइल, इट इज नोन एज गलीज। देखिए आपके घर के आसपास यदि बालू रखा हुआ हो, सैंड यदि रखा हुआ हो, तो सैंड के ऊपर ना आप एक लोटा पानी गिराइएगा, वो जब नीचे गिरेगा ना तो वो एक रास्ता बनाते हुए गिरेगा, उसी को हम लोग कहते हैं गलीज। बात समझ में आ गई। वही लिखा हुआ है कि द रनिंग वाटर मेक्स डीप चैनल्स इन द सॉइल। मिट्टी में वो थोड़ा सा गहरा चैनल बना लेता है, एक रास्ता बना लेता है अपने बहाव के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं गलीज। ठीक है, आगे उसके बाद बैड लैंड क्या होता है भाई। ड्यू टू सॉइल इरोजन द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इट इज नोन एज बैड लैंड। सिंपल सी बात है, जब सॉइल इरोजन होगा, ऊपर वाला मिट्टी ही हमारा उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा, तो वो जमीन हमारा क्या हो गया, बेकार हो गया, उसके ऊपर आप खेती कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी कि भाई जब ऊपर का पूरा फर्टिलिटी ही चला गया एक जगह से दूसरी जगह उड़ के, चाहे वो उड़ के आदमी लेके जाए या फिर वो पानी लेके जाए, हवा लेके जाए, लेकिन मिट्टी तो आपका बर्बाद हो गया ना, उसी जगह को हम लोग कहते हैं, यानी कि उसी लैंड को हम लोग कहते हैं बैड लैंड। तो वैसे लैंड जिसको कि हम लोग कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो खराब हो गया। क्यों खराब हुआ, ड्यू टू सॉइल इरोजन, उसी को हम लोग कहेंगे बैड लैंड। सिंपल सी बात। ठीक है, उसके बाद सीट इरोजन किसको कहते हैं। देखिए, when water flows as a sheet over large areas down a slope, due to this the top soil is washed away and it is known as sheet erosion। मतलब sheet erosion का मतलब ना हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसे आपका बुक है, बुक में आपके बहुत सारे पेज लगे हुए हैं, तो एक पेज को हम लोग क्या कहते हैं, शीट कहते हैं ना। उसी प्रकार से जब हमारे पहाड़ों के ऊपर, जब हमारे एक ढलान प्रकार के जमीन के ऊपर पानी धीरे धीरे बहने लगता है, तो पानी बहता तो है लेकिन अपने साथ मिट्टी को भी काटते हुए लेके चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है,
सीट इरोजन अक्सर माउंटेन पे होता है, पहाड़ वाले इलाके पे होता है। एकदम धीरे धीरे पानी नीचे गिरेगा और पानी नीचे गिरते 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 अपने साथ वो मिट्टी को भी लेके चला जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं सीट इरोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीट का मतलब वही हो गया, धीरे 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 एक एकदम बहुत पतला पतला सा पानी नीचे गिरेगा और आपके मिट्टी को काट के लेके चला जाएगा। उसके बाद विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है? व्हेन सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू विंड, इट इज नोन एज विंड इरोजन। यानी कि मिट्टी का कटाव, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना यदि हवा से हो रहा है, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, मिट्टी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके चले जाना, यदि वो हवा से हो रहा है उसी को हम लोग कहेंगे विंड इरोजन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हो गया हमारा सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन में से पहला टॉपिक सॉइल इरोजन के बारे में हो गया। अब जान लेते हैं सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, यानी कि सॉइल इरोजन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, मिट्टी को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है? देखिए, व्हेन प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, इट इज नोन एज कॉन्टोर प्लोइंग। देखिए, ये चीज ना आपको अधिकतर देखने को किधर मिलता है मालूम है? असम साइड में। असम में यदि आप कभी जाएंगे तो वहां पे आपको चाय का खेती ज्यादा मिलेगा, और चाय का खेती आपको ज्यादा कहाँ पे मिलेगा मालूम है? पहाड़ी इलाका पे। और पहाड़ी इलाका के बगल बगल में ना मोटा मोटा सा क्यारी बनाया जाता है। क्यारी मतलब एक प्रकार से दीवार बनाया जाता है, और उसी दीवार के अंदर मतलब कि बहुत बड़ा लैंड है, तो चारों तरफ लैंड के चारों तरफ बहुत बड़ा बड़ा मिट्टी का दीवार वो लोग खड़ा कर देता है ताकि पानी उसमें हमारा स्टोर हो सके, है ना। उसमें खेती किया जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टोर प्लोइंग। और ये अक्सर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखो लिखा हुआ है ऑफ अ हिल स्लोप। हिल स्लोप का मतलब वही हुआ पहाड़ी वाले इलाके के ऊपर, हाँ, पहाड़ के ऊपर बहुत मोटा मोटा सा क्यारी हम लोग हिंदी में कहते हैं, बॉर्डर बना के उसके ऊपर खेती किया जाता है। इससे होता क्या मालूम है? पहाड़ से भी बहुत जोर से पानी नीचे भी आएगा ना, तो आते आते वो क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा, तो मिट्टी कट नहीं पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टोर प्लोइंग। तो इस वजह से भी हम लोग उसको मिट्टी को कटने से, मिट्टी को बहने से बचा सकते हैं। कॉन्टोर प्लोइंग रिड्यूसेस सॉइल इरोजन बाय वाटर। तो वाटर के कारण, यानी कि पहाड़ों के ऊपर जब हमारा पानी गिरता है उसके कारण जो सॉइल इरोजन होता है उसको बचा देता है, उसको कम कर देता है। कौन? कॉन्टोर प्लोइंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन ऑल्सो रिड्यूसेस सॉइल इरोजन बाय वाटर। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है? देखिए बताते हैं। टेरेस कल्टीवेशन का मतलब होता है, जैसे आपका ना सीढ़ी है, सीढ़ी को हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस ही तो कभी कभी कहते हैं ना। तो आप सीढ़ी में क्या देखते हैं कि एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से है। तो पहाड़ी इलाका पे भी ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको कभी मौका मिले तो असम में, ये तो अक्सर मूवी में भी दिखाया जाता है, मूवी में भी आप देखेंगे तो वहां पर एक प्रकार से मतलब सीढ़ी बना हुआ है खेत का। जैसे हम लोगों के यहाँ पे छोटा सा सीढ़ी होता है छत पे चढ़ने के लिए, घर पे जाने के लिए, लेकिन वहां पे बहुत बड़ा बड़ा खेत है, जो कि इस प्रकार से यदि आप नीचे से देखेंगे पहाड़ों के ऊपर तो लगेगा कि अरे भाई, तो खेत ही एक सीढ़ी बन चुका है ना। उसी को हम लोग कहते हैं टेरेस प्लोइंग। तो वो भी हम लोग वो भी क्या करता है? वो भी पानी के बहुत तेजी से बहाव आने वाले को उसको रोक देता है, जिसके वजह से मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। ठीक है, इस वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोजन को होने से बचा सकते हैं। तो टेरेस कल्टीवेशन ऑल्सो रिड्यूसेस सॉइल इरोजन बाय वाटर। तो पानी की वजह से जो हमारा सॉइल इरोजन होता है उसको भी हम लोग टेरेस कल्टीवेशन करके बचा सकते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? व्हेन स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, इट इज नॉन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि हमने चावल का खेती किया। ठीक है, चावल का खेती हमने किया, चावल का खेती हमने कर तो लिया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? चावल के जो पेड़ हैं उनके बीच बीच में क्या कर देंगे? ग्रास डाल देंगे, घास डाल देंगे, घास का टुकड़ा डाल देंगे। क्यों डालते हैं मालूम है? ताकि वो अपने आप वहां पे उग सके, और उगेगा तो अब कितना ही तेजी से उस राइस वाले फील्ड से हमारा पानी होगा, क्यों ना गुजरे, वो बहाएगा नहीं। मालूम मतलब समझ आ रही है? मतलब ये हो गया कि आपने चावल का खेती किया, ठीक है, और चावल का खेती आपने किया, उसके बीच में आपने ग्रास डाल दिया, बाहर से काट के आपने घास लाया और उसके बीच बीच में आपने कहीं कहीं डाल दिया। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि वो ग्रास अपने आप वहां पे डेवलप होने लगेगा, और डेवलप इस प्रकार से हो जाएगा कि कितना ही तेज बहाव आपके राइस के फील्ड में क्यों ना आ जाए, उसको वो कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स,
इट इज नॉन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। हमने पानी का एग्जांपल लिया, यहाँ पे हवा भी हो सकता है। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि तेज हवा के बहने से भी हमारा फसल बर्बाद हो जाता है, लेकिन यदि हमारा घास बीच बीच में कहीं कहीं पे हम लोग लगा देंगे, घास अपने आप बीच बीच में उग जाएगा, है ना, अपने आप उग जाएगा खेतों के बीचों में, तो क्या वो हमारे फसल को दबा पाएगा हवा? क्या उसको उड़ा के लेके जा पाएगा? नहीं, ये सब चीज़ हो पाएगा। उसको एक प्रकार से बैरियर मिल जाएगा, है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो इस वजह से भी हम लोग अपनी मिट्टी को बर्बाद होने से बचा लेंगे। उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, इसके बारे में भी जानिए। planting lines of trees in a row to create shelter, it is known as shelter belts। आपने ये भी देखा होगा, अक्सर गांवों में आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, एकदम एक लाइन से रॉ में पेड़ पौधों को लगाते हैं। इसलिए ऐसा बहुत सारा रीजन हो सकता है इसको करने का, लेकिन इसका सबसे एक रीजन ये भी है कि अपने बगल में जो भी खेत है, जो भी हमारे एक तरीके से मिट्टी के बहाव हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए। ठीक है, आपने अक्सर गांव में देखा होगा कि एक लंबा सा लाइन लगा रहता है और उस एकदम पेड़ भी ना एकदम लाइन से लगा हुआ रहता है ना, बड़े बड़े पेड़। उसको लगाने का मतलब ये नहीं है कि खूबसूरती बढ़े, इसको लगाने का मतलब ये है कि यदि तेज हवा आए तो हमारे फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसको वहीं पर वो रोक ले। ठीक है, तो शेल्टर का मतलब क्या होता है? शेल्टर का मतलब होता है किसी प्रकार का बैरियर क्रिएट कर दो, किसी प्रकार का कोई हानि हमारे फसलों को ना पहुंचे। और यदि तेज हवा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मिट्टी को उड़ा के लेके चल जाएगा, लेकिन यदि वो पहले ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं लाइन से, तो कितना ही हवा तेज क्यों ना आ जाए, उसको हवा वहीं पे रोक देगा, आपके मिट्टी को उड़ा के नहीं लेके जा पाएगा हवा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट किसको कहेंगे? जब एक लाइन से एक रो में बहुत सारे प्लांट को लगा दिया जाए, किस पर्पज के लिए? सॉइल इरोजन को रोकने के पर्पज के लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, आगे शेल्टर बेल्ट्स रिड्यूसेस सॉइल इरोजन बाय विंड इन सैंड ड्यून्स। अक्सर हम लोग शेल्टर बेल्ट्स कहाँ पे लगाते हैं? सैंड ड्यून्स में, मतलब कि जहाँ पे बालू वाला इलाका ज़्यादा होता है। और आपको मालूम है कि जब धूल चलता है, सॉरी, जब हवा चलता है तेज, तो धूल हमारा उड़ने लगता है। तो उस धूल को बचाने के लिए, वो धूल हमारा उड़ ना जाए, एक जगह से उड़ के दूसरा जगह चल ना जाए हवा की वजह से, उसको बचाने के लिए हम लोग एक लाइन से पेड़ पौधों को लगा देते हैं, ताकि हवा को वहीं पे रोक लिया जाए और हमारे किसी भी प्रकार से खेतों पे या फिर सैंड पे कोई प्रभाव ना पड़े, जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को होने से बचा सकते हैं। अब तो कोई डाउट नहीं चैप्टर में। चलिए, यहीं पे हमारा ये चैप्टर दी एंड होता है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।